नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रभात कुमार। माय डियर फ्रेंड्स, आज लेकर आया हूं 10 वायरल टॉपिक, जहां से आगामी यूपीएससी प्रीलिम्स तथा संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न पूछने की 100% संभावनाएं हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज का पहला वायरल टॉपिक है डी नोटिफाइड ट्राइब। आखिर हम ये जानने का प्रयास करेंगे डी नोटिफाइड ट्राइब क्या होती है, डी नोटिफाइड ट्राइब से संबंधित कौन कौन फैक्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम उन सभी बिंदुओं को जानने का प्रयास करेंगे। माय डियर, देयर इज अ डिमांड वी मस्ट सेट अप अ परमानेंट नेशनल बॉडी फॉर डी नोटिफाइड ट्राइब्स। हाल ही में डी नोटिफाइड ट्राइब्स अर्थात विमुक्त जनजातियां अपने ग्रुप के लिए एक अस्थायी राष्ट्रीय संस्था बनाने की मांग की है। दिस इज अ पार्टिकुलरली वल्नरेबल सेक्शन। माय डियर, ये विशेष रूप से कमजोर वर्ग में आती हैं। दिस इज अ ट्राइब इज कॉल्ड क्रिमिनल ट्राइब इन ब्रिटिश एरा अंडर क्रिमिनल एक्ट 1871। माय डियर ऑफ गुड फ्रेंड्स, इन ट्राइबल जनजातियों को अंडर क्रिमिनल एक्ट 1871 के अंतर्गत ब्रिटिश एरा में अर्थात अंग्रेजों के जमाने में इन्हें क्रिमिनल ट्राइब के नाम से जाना जाता था। बट आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, this act repealed and this tribe was denotified in the year of 1952. My dear, जब भारत आजाद हुआ तो इस नियम को निरस्त कर दिया गया और इन ट्राइबल जनजातियों को पुनः विमुक्त जनजातियां की संज्ञा दी गई, अर्थात अंडर क्रिमिनल एक्ट 1871 1871 का क्रिमिनल एक्ट को समाप्त करके इन्हें विमुक्त जनजातियों का दर्जा भारत में दिया गया। My dear, initially these tribes are called criminal tribe. प्रारंभ में तो इन्हें क्रिमिनल ट्राइब के नाम से जाना जाता था, बट नाउ these are called denotified tribal group. अब इसे डीनोटिफाइड ट्राइबल ग्रुप के नाम से जाना जाता है, अर्थात विमुक्त जनजाति के नाम से जाना जाता है। My dear, this is generally nomadic tribe. ये सामान्यतः घुमंतु घुमक्कड़ी जनजातियों के रूप में जानी जाती हैं, विच ट्रेवल एनोदर प्लेस टू एनोदर प्लेस, जो जनरली एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने वाली घुमक्कड़ी जनजातियां होती हैं। इन्हें नोमैडिक ट्राइब के नाम से जाना जाता है। माय डियर ऑफ गुड फ्रेंड्स, देयर वाज अ कमीशन रिसेंटली इन 2018 which recommended that there must be welfare measure and must be permanent body. हाल ही में 2018 में एक कमीशन गठित किया गया था। उन्होंने सिफारिश किया कि इन ग्रुप की सुरक्षा के लिए अर्थात सुरक्षा के उपाय वेलफेयर अवश्य करना चाहिए और एक अस्थायी संस्था भी इनके लिए बनाना चाहिए। माय डियर, द नेम ऑफ कमीशन आईडेट कमीशन, उस आयोग का नाम आईडेट आयोग था। ये हमें जानना अति आवश्यक है। हो सकता है ये हमारे प्रीलिम्स में इस आयोग का ही नाम पूछ दिया जाए, आईडेट कमीशन। माय डियर, यह आयोग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंतर्गत बनाया गया था। सामाजिक न्याय के मंत्रालय के अंतर्गत यह आयोग काम करता है। बट this body has no legal status or no statutory status. My dear, ये जो आयोग बनाया गया है, ये जो बॉडी बनाई गई है, इसके पास अभी भी लीगल स्टेटस अथवा स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं है, अर्थात संवैधानिक अथवा सांविधिक कोई भी दर्जा इनके पास नहीं दिया गया है। So therefore, there is demanding to give legal and statutory status to this body of National Commission on Denotified Tribe. इसलिए माय डियर ऑफ गुड फ्रेंड्स, डीनोटिफाइड ट्राइब पर बने हुए राष्ट्रीय आयोग की संस्था से वे लोग अपने लिए लीगल और स्टैट्यूटरी स्टेटस की मांग कर रहे हैं। सेकंड टॉपिक इज काजीरंगा नेशनल पार्क। माय डियर ऑफ गुड फ्रेंड्स, भारत के असम राज्य में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अपनी समृद्ध जैव विविधता, एक सींग वाले गैंडे की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के लिए प्रसिद्ध है।
यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। यह एक महत्वपूर्ण बाघ अभयारण्य भी है। यहाँ हाथियां, दलदली हिरन और विभिन्न प्रकार के पक्षी प्रजातियां भी पाई जाती हैं। यह उद्यान गैंडों की आबादी के संरक्षण सहित अपने सफल संरक्षण प्रयासों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। माय डियर गुड फ्रेंड्स, काजीरंगा हैज द थर्ड लार्जेस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर रिजर्व इन इंडिया। काजीरंगा is a heritage site, national park and important bird areas also. It has a most of the one-horn rhinos. काजीरंगा एक सींग वाले गैंडों के लिए ज्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है। यहाँ पे महत्वपूर्ण पक्षी प्रजाति भी रहती हैं और यह एक नेशनल पार्क भी है और यूनेस्को के साइट पर यह हेरिटेज साइट यानी धरोहर स्थल भी है। Kaziranga is the third rank in the world. My dear good friends, the first highest tiger reserve density is in Karnataka, Bandipur Tiger Reserve. Second highest tiger reserve density is Jim Corbett National Park, Uttarakhand. Jim Corbett National Park, Uttarakhand. My dear good friends, यह सभी तीनों रैंक के क्रम में लर्न करना आवश्यक है। यहां से आगामी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्या कौन सा है टाइगर रिजर्व डेंसिटी? द फर्स्ट टाइगर रिजर्व डेंसिटी इज इन कर्नाटका, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। सेकंड हाईएस्ट टाइगर रिजर्व डेंसिटी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में पड़ता है। थर्ड काजीरंगा 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 इज द लार्जेस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर रिजर्व इन आसाम में पड़ता है। माय डियर गुड फ्रेंड्स, यह आसाम में पड़ता है। There is a Pobitara. There is a one-horn rhino density is in Pobitara Wildlife Sanctuary in Assam. Is also known as having the highest density of the one-horn rhino in the world. Third topic is mangrove. Mangrove क्या है? हम लोग इसे जानने का प्रयास करेंगे। My dear friends, भारत का मैंग्रोव रीजन लगभग 4,992 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। मैंग्रोव भारतीय तटरेखा के किनारे, मुहाना और बैक वाटर जैसे सुरक्षित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यदि देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरबन है, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अन्य महत्वपूर्ण मैंग्रोव क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो ओडिशा में भीतरकनिका और आंध्र प्रदेश में गोदावरी कृष्णा मैंग्रोव शामिल है। माय डियर गुड फ्रेंड्स, मैंग्रोव आर कॉल्ड ब्लू कार्बन। मैंग्रोव को ब्लू कार्बन कहा जाता है। दे स्टोर कार्बन। मैंग्रोव कार्बन अर्थात CO2 का संग्रहण करते हैं। मरीन इकोसिस्टम इज स्टोर आल्सो कार्बन। जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र होता है वह भी CO2 कार्बन का संग्रहण करता है। इट इज कॉल्ड आल्सो ब्लू कार्बन। यह भी ब्लू कार्बन के नाम से जाना जाता है। सुंदरबन इज इन इंडिया द लार्जेस्ट मैंग्रोव इन द वर्ल्ड। सुंदरबन भारत में स्थित है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव स्थल है। माय डियर गुड फ्रेंड्स, मैंग्रोव से प्रश्न आने वाले हैं, इनसे आने की ज्यादा संभावनाएं हैं, इसलिए मैंग्रोव चैप्टर को आप लोग ध्यान से समझने का, पढ़ने का और हो सके तो कहीं नोट कर लें, तो ये हम सभी के लिए अच्छा होगा। फोर्थ टॉपिक इज राजस्व का परित्याग, रेवेन्यू फॉरगॉन। माय डियर गुड फ्रेंड्स, कर व्यय को राजस्व परित्याग भी कहा जा सकता है। कर व्यय या राजस्व परित्याग विवरण पहली बार बजट 2006 से 7 के दौरान संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इंडिया बजट.in के अनुसार, माय डियर, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस said that the revenue foregone is more from individual taxpayer and achiever. फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है
कि जो रेवेन्यू फॉरगॉन है, राजस्व का जो हानि है, वह इंडिविजुअल टैक्स पेयर और अचीवर से ज्यादा हो गया है। देन द कारपोरेट रेवेन्यू फॉरगॉन इज द पोटेंशियल टैक्स। इसलिए कारपोरेट राजस्व की हानि तो संभव है, स्वाभाविक ही है कि होगी, which have come to the ministry but because of the tax rebate did not come. My dear of good friends, जो पहले मिनिस्ट्री में आ रहे थे वे टैक्स रिबेट के कारण, कर में छूट के कारण अब नहीं आ पा रहा है। बिकॉज रेवेन्यू फॉरगॉन इज ऑल्सो कॉल्ड टैक्स एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू फॉरगॉन को टैक्स एक्सपेंडिचर के नाम से भी जाना जाता है। माय डियर, राजस्व का परित्याग इस समय न्यूज में बना हुआ है, इकोनॉमी से संबंधित ये टॉपिक है, अतः रेवेन्यू फॉरगॉन को आप लोग गूगल सर्च अवश्य करें और समझने का प्रयास करें। इससे प्रश्न आने की ढेर सारी संभावनाएं मौजूद है। द फिफ्थ टॉपिक इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, DRC। माय डियर ऑफ गुड फ्रेंड्स, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC और M23 विद्रोही ग्रुप ने पूर्वी कांगो में लड़ाई समाप्त करने के लिए कतर की राजधानी दोहा में एक सिद्धांत घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। 19 जुलाई 2025 को हस्ताक्षरित यह समझौता कतर द्वारा महीनों की मध्यस्थता के बाद संभव हुआ है और इसमें युद्ध विराम और इसे लागू करने के लिए एक संयुक्त तंत्र की प्रतिबद्धता भी शामिल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस घोषणा पत्र को एक व्यापक शांति समझौते की दिशा में एक कदम और तनाव कम करने की तथा नागरिकों की सुरक्षा की दिशा में एक संभावित बदलाव की दिशा में देखा जा रहा था। बट परंतु इस समय कुछ प्रतिक्रियाएं अलग ही हो रही हैं, जैसे M23 रिबेल ग्रुप आर बैक बाय रोगांडा। M23 रिबेल ग्रुप जो है विद्रोही समूह, वह रोगांडा के द्वारा वापस आ गया है। इसलिए यह न्यूज पुनः हाईलाइट हो गई और हमारे आगामी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हो गई है। On the eastern part of this region is rich in coltan and a lot of minerals. My dear of good friends, ईस्टर्न जो पार्ट है DRC का, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का, वह वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे वह मिनरल के मायने में और कोल्टन के मायने में बहुत ही समृद्ध क्षेत्र है। वहां पे गोल्ड, टीन, टंगस्टन और डायमंड की खानें अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। माय डियर ऑफ गुड फ्रेंड्स, यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछे जाने की संभावनाएं हैं, अतः इन सभी फैक्टों को ध्यान से याद रखने का प्रयास आप कीजिएगा। यदि हो सके तो उन्हें लिखने का भी प्रयास करें ताकि आपको समय से इनको रिकॉल करने में देरी महसूस ना हो। द सिक्स्थ टॉपिक इज पैलेस्टाइन इशू। माय डियर ऑफ गुड फ्रेंड्स, हाल ही में यूके ने यह घोषणा किया है कि हम पैलेस्टाइन को यूएन में मान्यता देने के लिए तैयार हैं। इट मीन्स on Palestine issue, UK has decided to give recognition in UN। मान्यता देने के लिए यूके मान गया है। वैसे तो देखा जाए तो पैलेस्टाइन को यूएन में ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा मिला हुआ है। माय डियर ऑफ गुड फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से यहाँ से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। माय डियर, आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले ईयर से अर्थात 2025 में भी आप लोग देखे होंगे IR से ढेर सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए तेल अवीव जो है वो राजधानी पड़ जाता है इजराइल का, और ये गाजा है। गाजा सिटी भी दिख रहे हैं। इधर देखिए आप इजराइल भी देख रहे हैं। आप देख रहे होंगे ये साउथ में इजिप्ट इधर दिया हुआ है और ये जॉर्डन है। ये जो गाजा है एक छोटा सा सिटी है, यहाँ पे मेडिटेरियन इधर सी है, इधर सीरिया ऊपर है देख रहे हैं, नीचे इजिप्ट, इधर जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, इराक, ये सब दिखाई दे रहे हैं। आप लोग इसे मैप बेस क्वेश्चन समझ करके और ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए ताकि यहाँ से जब प्रश्न आवे तो आप न छोड़ सकें। हमें आपको आगाह कर रहे हैं और चिन्हित करा रहे हैं कि ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप जाएं, गूगल करें
और गाजा स्ट्रिप से संबंधित और इजराइल से संबंधित जो आसपास में जो क्षेत्र हैं इनके विषय में जानकारी और हासिल करें और इसे नोट भी करें। द सेवेंथ टॉपिक इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ। My dear of good friends, recently ICJ has passed a judgment where it that Kyoto Protocol is still legally valid। हाल ही में ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक जजमेंट पास किया है और वह यह है कि अभी भी क्योटो प्रोटोकॉल अभी भी कानूनी रूप से बाध्य है। माय डियर ऑफ गुड फ्रेंड्स, अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है और इसके वेरियस फीचर्स क्या हैं और व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट ऑन क्योटो प्रोटोकॉल इज टू 2026 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। और 2026 के एग्जाम में क्योटो प्रोटोकॉल से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट वाज द क्योटो प्रोटोकॉल। My dear of good students, in 1997 and the Kyoto Protocol, which was finalized in 1997 and came into effect in 2005, was the first legal instrument under the UN Framework Convention on Climate Change। My dear of good friends, Kyoto Protocol 1997 में बनाया गया और उसे 2005 में लागू किया गया। My dear, यह क्योटो प्रोटोकॉल फर्स्ट यानी प्रथम कानूनी दस्तावेज था जो अंडर द UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर आधारित था। UNFCCC इनको संक्षेप में नाम दिया गया है। माय डियर, द एग्रीमेंट sought to operationalize the provision of UNFCCC through specific climate action from the country। माय डियर, यह समझौता देशों की ओर से विशेष जलवायु कार्यवाहियों के द्वारा द प्रोविजन ऑफ UNFCCC यानी UNFCCC के प्रोविजन पर आधारित है। इट असाइंड ए स्पेसिफिक टारगेट टू रीच एंड डेवलपमेंट कंट्रीज टू रिड्यूस देयर एमिशन इन पार्टिकुलर टाइम फ्रेमवर्क कॉल्ड कमिटमेंट पीरियड्स। माय डियर ऑफ गुड फ्रेंड्स, इट असाइंड ए स्पेसिफिक टारगेट, यह प्रावधान रीच और डेवलपमेंट देशों को एक स्पेसिफिक विशिष्ट लक्ष्य प्रदान किया कि वे एक पार्टिकुलर टाइम के भीतर अपने कार्बन एमिशन को कम कर दें और इसी पार्टिकुलर टाइम फ्रेमवर्क को ही कॉल्ड कमिटमेंट पीरियड यानी प्रतिबद्धता अवधि कही जाती है। इट इज कॉल्ड कमिटमेंट पीरियड क्योंकि यहाँ पे टाइम के भीतर कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने की चर्चा की गई थी। द क्योटो प्रोटोकॉल इज अ लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट अंडर UNFCCC फॉर रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन। माय डियर, क्योटो प्रोटोकॉल एक कानूनी रूप से बाध्य दस्तावेज है अंडर UNFCCC रिड्यूस कार्बन एमिशन को कम करने हेतु। माय डियर, आप जानते हैं दिस वाज एडॉप्टेड इन द ईयर ऑफ 1997, इसे 1997 में अपनाया गया था एंड केम इनटू फोर्स 2005 और 2005 में लागू किया गया। अंडर दिस क्योटो प्रोटोकॉल डेवलप्ड कंट्री व्हिच आर पुट अंडर एनेक्स फर्स्ट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। माय डियर ऑफ गुड फ्रेंड्स, क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत एनेक्स फर्स्ट में शामिल सभी देश आर लीगली बाउंडेड टू रिड्यूस देयर कार्बन एमिशन, अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं। एंड दिस टारगेट इज बेस्ड ऑन कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो लक्ष्य इनको दिया गया है यह कॉमन है यानी सभी लोगों के साझा और विभेदित जिम्मेदारियों के आधार पर दिए गए हैं। देयर आर 2 कमिटमेंट पीरियड ऑन क्योटो प्रोटोकॉल, 2 अभी कमिटमेंट पीरियड क्योटो प्रोटोकॉल पर आए हैं। वन फ्रॉम 2008 टू 2012, 2008 से लेकर 2012 तक, एंड सेकेंड आफ्टर द दोहा एग्रीमेंट ऑफ 2012 टू 2020। माय डियर, 2008 से 2012 तक फर्स्ट क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था और सेकेंड जो है 2012 से लेकर 2020 तक लाया गया। अमेरिका नेवर रेटिफाइड क्योटो प्रोटोकॉल, अमेरिका ने माय डियर कभी भी क्योटो प्रोटोकॉल की पुष्टि नहीं की। एंड मेजर एमिटर लाइक कनाडा एंड जापान विद ड्यू फ्रॉम द क्योटो प्रोटोकॉल,
माय डियर गुड फ्रेंड्स, और मेजर अत्यधिक कार्बन एमिशन करने वाले देश जैसे कनाडा और जापान भी क्योटो प्रोटोकॉल से इनकार कर दिए। माय डियर, अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल देयर आर three important mechanisms which have been asked by UPSC prelims. First is international emission trading, IET. Second is clean development mechanism, CDM, and third is joint implementation, JI. The eighth topic is stable coins. My dear good friends, stable coins are those cryptocurrencies which are pegged to some other asset. स्टेबल कॉइन्स वे क्रिप्टो करेंसीज होती हैं जो किसी दूसरी परिसंपत्तियों से जुड़ी होती हैं, पेग्ड होती हैं। एज इट कैन बी फिएट करेंसी, ये फिएट मुद्राओं के समान हो सकती हैं, लाइक डॉलर, जैसे कि डॉलर, और इट कैन बी गोल्ड, अथवा ये गोल्ड के रूप में भी हो सकती हैं। सो दे आर पेग्ड टू अनदर एसेट, इस प्रकार ये किसी दूसरी परिसंपत्तियों से जुड़ी रहती हैं। सो दिस reduces the volatility. इस प्रकार स्टेबल कॉइन्स वोलेटिलिटी को और स्थिरता को कम कर देती हैं। माय डियर गुड फ्रेंड्स, हांगकांग इज डिसाइडेड टू लॉन्च स्टेबल कॉइन्स। हांगकांग ने अपने राज्य में स्टेबल कॉइन लॉन्च करने का निर्णय लिया है। द नाइन्थ टॉपिक इज वोल्केनो। माय डियर गुड फ्रेंड्स, अभी हाल ही में एक वोल्केनो इरप्टेड हो चुकी है जो रसिया में आती है। कहते हैं कि देयर इज अ वन वोल्केनो विच वाज डोरमेंट फ्रॉम 600 ईयर्स। एक ऐसी वोल्केनो है जो 6000 वर्षों से सुप्तावस्था में पड़ी हुई थी, लेकिन रिसेंटली इट हैज़ बर्न, इरप्टेड। हाल ही में यह इरप्टेड हो चुकी है, भड़क उठी है, अर्थात वहाँ आग जलने लगी है। द वोल्केनो नेम इज क्रैसीनिन्को। द वोल्केनो नेम इज क्रैसीनिन्को। It is located in Kamchatka Peninsula of Russia. My dear, Kamchatka region is farthest region of Russia. Kamchatka region रसिया के सुदूर पूर्व में स्थित है। एंड दिस इज नोन एज रिंग ऑफ फायर, और इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। माय डियर गुड फ्रेंड्स, ये वोल्केनो 6000 वर्षों से सुप्तावस्था में पड़ी हुई थी, लेकिन अगस्त के महीने में यह भड़क उठी और इसका नाम क्रैसीनिन्को वोल्केनो है। यह कामचटका प्रायद्वीप में रसिया में पड़ता है, और कामचटका प्रायद्वीप को रसिया का रानी रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। कामचटका रीजन को रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। वोल्केनो ज्योग्राफी का हम लोग पॉइंट पढ़े, साइंस टेक का भी एक 10th पॉइंट के जगह पे हम लोग पढ़ लेते हैं साइंस ऑफ टेक में। माय डियर, यदि प्रश्न आपसे पूछा जाए कि विच कंट्री प्रोड्यूस 6% सेमी कंडक्टर इन द वर्ल्ड, 60% सेमी कंडक्टर इन द वर्ल्ड, 60%, तो आंसर हमारा होगा ताइवान। ताइवान इज प्रोड्यूस्ड 60% सेमी कंडक्टर ऑफ द वर्ल्ड। माय डियर, ताइवान वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी प्रश्न साइंस और टेक में स्टेटमेंट वाले प्रश्न बनाए जा सकते हैं, तो इन्हें आप लर्न करने का प्रयास कीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ये रहा आपका अभ्यास प्रश्न। इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉलोइंग? हांगकांग इज डिसाइडेड टू लॉन्च स्टेबल कॉइन्स। रेवेन्यू फॉरगॉन, also called tax expenditure. Marine ecosystem is store CO2. Kaziranga is the third largest density of tiger reserve in the world.